Hello bachcho, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your science classes. Bachcho, in today's class, we are going to start with a new chapter that is reaching the adolescence age. So now bachcho, here we have spotlight of this chapter. Describe the physical and emotional changes during adolescence. So बच्चों एडोलेसेंस के टाइम पे हमारे अंदर कुछ फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस होते हैं, सो हम उनके बारे में बात करेंगे. देन एक्सप्लेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसके बाद हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे. देन डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ एडोलेसेंट एजुकेशन. सो एडोलेसेंट एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, हम लोग इस चीज को भी समझेंगे. रिकॉग्नाइज कॉमन हेल्थ इश्यूज ड्यूरिंग एडोलेसेंस. एंड इसके बाद हम लोग कुछ कॉमन हेल्थ इश्यूज देखेंगे जो कि एडोलेसेंस को फेस करने पड़ते हैं. देन डिस्कस मेजर्स फॉर एडोलेसेंट हेल्थ एंड वेलबींग. इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एडोलेसेंस की हेल्थ को मेजर कर सकते हैं या फिर वो कितने वेल बीइंग है, हम लोग इन चीजों को मेजर कर सकते हैं. देन एक्सप्लोर द रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इन सपोर्टिंग एडोलेसेंस. देन इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी फैमिली और हमारी सोसाइटी किस तरह से एडोलेसेंस को सपोर्ट कर सकती है. So now बच्चों, here we have adolescence is an important time in life when children grow into adults. अब बच्चों adolescence होता क्या है? Adolescence हमारी लाइफ का एक important part होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग children से adults के अंदर grow हो रहे होते हैं. So this stage brings many changes in the body and mind. One key change is puberty, which help humans and many animals to reproduce. अब बच्चों इस टाइम पीरियड के अंदर ना हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं. एंड इसमें जो सबसे की चेंज है वो क्या आता है, प्यूबर्टी. एंड इस प्यूबर्टी की वजह से ही हम ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. So this chapter will explain the changes that occur during adolescence. We will also look at the role of hormones, which are important chemicals in the body that help to drive these changes. So बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे चेंजेस को जो कि एडोलेसेंस के टाइम पर होते हैं. एंड इसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स भी देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर जो कि हमको इन चेंजेस को ड्राइव करने में यानी कि इन चेंजेस को आने में हेल्प करते हैं. देन अंडरस्टैंडिंग adolescence helps to explain how a child develops into an adult and prepares for reproduction. So बच्चों इस चैप्टर के अंदर adolescence के अंदर हम लोग क्या समझने वाले हैं कि किस तरह से एक बच्चा जो है वो अडल्ट के अंदर चेंज होता है एंड कैसे वो अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है. So now बच्चों here we have boot up. What is evident in the given picture? So now बच्चों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि ऐसी क्या चीज है जो कि एविडेंट है हमारे इस गिवन पिक्चर के अंदर. सो now बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि एज 19 में हमको कुछ बियर्ड देखने को मिलती है बॉयज के अंदर. गर्ल्स के अंदर हमको धीरे धीरे क्या देखने को मिलता है, हम लोगों को हेयर्स जो है वो ग्रो होते हुए दिखते हैं आर्म पिट्स पे. सो ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि एविडेंट है. नाउ व्हेन कैन सच चेंजेस बी नोटिस्ड, यूजुअली 8 to 10 years और 13 to 19 years. सो बच्चों ये जो चेंजेस है ये यूजुअली हमको 13 to 19 years में देखने को मिलते हैं. Now do such changes happen in both girls and boys? So बच्चों ये इस तरह के चेंजेस हमको गर्ल्स और बॉयज दोनों में ही देखने को मिलते हैं क्योंकि दोनों के अंदर ही प्यूबर्टी और एडोलेसेंस का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है. So now बच्चों here we have adolescence and puberty. So adolescence is a significant stage of development that occurs between the ages of 11 and 18 or 19. So now बच्चों adolescence है क्या? Adolescence जो है वो एक stage of development है जिसमें हम child से adult के अंदर grow हो रहे होते हैं. and ये changes, ये adolescence का जो time period है ये हमको कौन सी age में देखने को मिलता है, 11 to 19. So this period is marked by various physical and emotional changes as individuals face ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड. सो ना बच्चों अब इस टाइम पीरियड में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं. इसमें हमको फिजिकल चेंज भी देखने को मिलेंगे एंड हम लोगों को इमोशनल चेंजेस भी देखने को मिलेंगे. सो ड्यूरिंग एडोलेसेंस ग्रोथ बिकम्स नोटिसेबल ड्यू टू सडन इंक्रीज इन हाइट एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. सो नाउ अब एडोलेसेंस टाइम पीरियड के अंदर जो कुछ चेंजेस नोटिसेबल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा नोटिसेबल चेंज क्या होता है, इंक्रीज इन हाइट. सडनली हम लोगों की हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है एंड इसके साथ साथ कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी अपीयर होने लग जाते हैं. सो द फेज ऑफ एडोलेसेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्यूबर्टी व्हिच इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. सो प्यूबर्टी टिपिकली बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द बॉडी दैट इनेबल रिप्रोडक्शन. सो ना बच्चों अब जो हमारा ये एडोलेसेंस का फेज होता है इसके अंदर हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि क्या होती है, प्यूबर्टी. सो अब ये प्यूबर्टी जो है
वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेच्योरिटी में हेल्प करता है। सो प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी एज 11 से स्टार्ट होती है एंड इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिससे हम लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सो इन गर्ल्स प्यूबर्टी में स्टार्ट अ ईयर और 2 अर्लियर दैन इन बॉयज। अब बच्चों जो ये प्यूबर्टी है ये लड़कियों में पहले होती है एंड बॉयज से कंपैरेटिवली 1-2 साल पहले ही लड़कियों के अंदर प्यूबर्टी जो है वो हिट हो जाती है। So the duration of adolescence can vary for each person. Overall, this period is essential for physical growth and development. It marks the transition into adulthood. So now बच्चों, अब जो ये एडोलसेंस का पीरियड है ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर किसी को 11 ईयर्स की एज में ही एडोलसेंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नो, हो सकता है किसी के लिए वो 13 से हो सकता है किसी के लिए वो 10 से हो। सो जो 11 टू 19 ईयर्स है वो एक एवरेज दिया है हमने कि इसके बीच में मोस्ट ऑफ द लोगों को एडोलसेंस और प्यूबर्टी जो है वो देखने को मिल जाता है। So now let's see the changes during puberty. So during adolescence, the body undergoes several changes. This may vary depending on the climatic conditions of a place and a genetic factors. Let us discuss about changes that take place when girls and boys reach puberty. सो ना बच्चों, अब एडोलसेंस के टाइम पे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं एंड ये जो है वो वेरी कर सकते हैं। कैसे वेरी कर सकते हैं? क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर वेरी कर सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स के ऊपर वेरी कर सकते हैं। सो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस गर्ल्स एंड बॉयज के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंक्रीज इन हाइट। सो वन ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी वो क्या है? सडन इंक्रीज इन हाइट। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बॉयज की हाइट एकदम से बढ़ जाती है, राइट? सो this growth occurs as long bones, especially those in the arms and legs, elongate, thus resulting in taller stature. तो ना बच्चों, अब होता क्या है? ये जो सडन ग्रोथ होती है किस वजह से होती है? क्योंकि हमारी आर्म्स एंड हमारे लेग्स की जो बोन्स होती है वो एकदम से इलोंगेट होती है जिसकी वजह से हमारी हाइट जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। सो ड्यूरिंग एडोलेसेंस growth patterns differ in boys and girls. Initially, girl tends to grow faster than boys. However, by around the age of 18 years, both genders generally reach their maximum height. So now बच्चों, अब जो ये एडोलेसेंस है वो सबसे पहले किसके अंदर हमको देखने को मिलती है? गर्ल्स के अंदर। सो इनिशियली जो चेंजेस है, जो हाइट का इंक्रीज है वो हमको गर्ल्स के अंदर देखने को मिलेगा। बट देन अगर हम बाय द एंड ऑफ एडोलेसेंस देखें जो कि हमारा 18 या 19 ईयर्स होता है, सो बाय द एंड दोनों ही गर्ल्स एंड बॉयज जो है वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुके होते हैं। सो द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट कैन वेरी अमंग इंडिविजुअल्स। सम में एक्सपीरियंस अ रैपिड इंक्रीज इन हाइट ड्यूरिंग प्यूबर्टी followed by a gradual slowdown, while others may grow steadily without noticeable spurts. अब बच्चों होता क्या है कि ये जो रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट होता है ना वो इंडिविजुअल्स के अंदर चेंज हो सकता है, यानी कि इंडिविजुअल्स के अंदर वो डिफरेंस हमको देखने को मिल सकता है। किसी में एकदम से हाइट बढ़ेगी देन वो रुक जाएगी, किसी में क्या होता है कि धीरे 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 करके हाइट जो है वो इंक्रीज होती है। So now, bachcho, here we have pick up more. Height is mostly influenced by genes, which means that many people are similar in height to their family members. This is because height is passed down from parents to their children. अब बच्चों आप लोगों ने एक चीज हमारे पेरेंट्स को, हमारे रिलेटिव्स को कहते हुए सुना होगा कि इसकी हाइट जो है वो अपने पेरेंट्स जैसी है, या फिर जितनी इसकी पेरेंट्स की हाइट होगी उसी के आसपास इसकी भी हाइट होगी, राइट? यानी ये बोला जाता है कि जिनके पेरेंट्स टॉल होते हैं उनके बच्चे भी टॉल होते हैं, जिनके पेरेंट्स की हाइट थोड़ी कम होती है उनके बच्चों की हाइट भी कम होती है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हाइट एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहा होता है, यानी कि हमारे जीन्स बताते हैं कि हमारी हाइट जो है वो कितनी होगी। Now, bachcho, next we have changes in body shape. So, during puberty, noticeable changes in body shape occur in both boys and girls. Boys often have broader shoulders and wider chest. This change is due to growth that happens during puberty, which causes their shoulders to widen. अब बच्चों puberty के टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर कुछ noticeable changes आ रहे होते हैं एंड ये noticeable changes जो है वो हमको boys and girls दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं क्योंकि उनकी बॉडी शेप में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सो बॉयज के जो शोल्डर्स होते हैं, सो बॉयज के शोल्डर एंड चेस्ट जो है वो क्या होते हैं? वो ब्रॉडर होते हैं, वो फैले हुए होते हैं, राइट? एंड ये चेंज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द चेंजेस जो प्यूबर्टी के अंदर आ रहे होते हैं। सो प्यूबर्टी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से बॉयज के जो शोल्डर है वो सडनली क्या हो जाते हैं? वाइड हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं। In girls, the area below the waist typically becomes wider during this time. Additionally, boys tend to develop more prominent muscles than girls. अब बच्चों अगर हम बात करें गर्ल्स की, सो गर्ल्स के अंदर
क्या होता है कि टिपिकली जो वेस्ट के नीचे का एरिया होता है वो वाइडन होने लग जाता है। एंड बॉयज के अंदर जो मसल्स है, मसल्स की ग्रोथ हमको ज्यादा देखने को मिलती है। सो एडोलेसेंट्स ऑफन एक्सपीरियंस ग्रोथ डिफरेंसेस, meaning that not all parts of the body grow at the same time. For example, arms and legs or hands and feet may look too big as compared to rest of the body. This can make someone appear out of proportion. However, as time goes on, the other parts of the body also grow, thus leading to balanced and proportionate shape. So now बच्चों अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एडोलेसेंस में हमको कुछ ग्रोथ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स एक ही टाइम पर ग्रो नहीं हो रहे होते। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि किसी के जो हमारे पास यहाँ पर पार्म्स होते हैं, हैंड्स होते हैं, ये हमको ज्यादा बड़े लगे एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ देयर बॉडी। बट अब जो ये प्रोपोर्शनैलिटी है ये विद टाइम जो है वो कवर हो जाती है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हमको एक पॉइंट पे लगे कि अरे ये तो बहुत ज्यादा, मतलब इसके लेग्स एंड हैंड्स तो बहुत बड़े एज कम्पेयर टू देयर बॉडी। ये हमको खाली एडोलेसेंस टाइम पीरियड के बीच में लग सकता है, बट आफ्टर 18 to 19 ईयर्स सारी चीजें जो है वो अपने आप बैलेंस में आ जाती है। So now बच्चों here we have changes in voice pattern. So there is a noticeable change in the voice of boys during puberty. Their voice begins to crack and becomes deeper over a period of time. It is because boys have large voice bones. अब बच्चों आप लोगों ने भी एक चीज नोटिस करी होगी कि हमारी वॉइस के अंदर भी कुछ चेंजेस होते हैं, राइट? बॉयज की वॉइस जो है वो डीपर होने लग जाती है, भारी आवाज होने लग जाती है, राइट? सो द ग्रोइंग वॉइस can be noticed at protruding part of the throat and is called Adam's apple. एंड बच्चों आप लोगों ने बॉयज के अंदर एक चीज देखी भी होगी कि उनके इस वाले एरिया में एक हम लोगों को प्रोट्रूटेड ग्रोथ देखने को मिलती है, राइट? एंड इस ग्रोथ को क्या बोला जाता है? एडम्स एप्पल। इन द गर्ल्स larynx is hardly visible from outside because of its small size. Generally girls have a high pitched voice whereas boys have a deep voice. but बच्चों ये जो एडम्स एप्पल है ये हमको गर्ल्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है। हम लोग बाहर से एकदम इसको नोटिस नहीं कर सकते हैं, राइट? एंड जनरली गर्ल्स की आवाज कैसी होती है? उनकी हाई पिच होती है, वेराज बॉयज की आवाज कैसी होती है? उनकी डीप आवाज होती है। Now next we have activity of sweat and sebaceous gland. So during puberty, sweat and oil glands in the body become very active, result in increased sweating. So this often causes body odor. The skin also becomes oily due to which often acne and pimples appear on the face. So now बच्चों आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि प्यूबर्टी के टाइम पे हमारे फेस पे बहुत ज्यादा एक्ने एंड पिंपल्स हो जाते हैं, राइट? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्यूबर्टी में हमारे स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको स्वेटिंग भी ज्यादा होती है एंड इसलिए हमको परफ्यूम लगाने का शौक चढ़ जाता है, राइट? क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हमारे अंदर से स्मेल अजीब सी आ रही है। सो इसलिए हम लोग हमारी प्यूबर्टी की एज में परफ्यूम्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। देन इसके बाद हमको देखने को मिलता है कि हमारे फेस पर एक्ने एंड पिंपल्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, जिसकी वजह से एक्ने एंड पिंपल्स होते हैं। Now next we have development of typical hair pattern. So at puberty there is growth of hair in the armpits and pubic areas in boys and girls. Boys also develop facial hair, that is beard and mustache, then hair on chest. So now बच्चों प्यूबर्टी के टाइम पे ना हमको हेयर ग्रोथ भी देखने को मिलती है। सो वो हेयर ग्रोथ जो है वो आर्म पिट्स में भी हो सकती है गर्ल्स एंड बॉयज के, प्यूबिक एरियाज में भी हो सकती है, यानी कि हमारे प्राइवेट एरियाज में भी हो सकती है। देन बॉयज के फेस पे आप लोगों को दिखता होगा कि बियर्ड आ गई है, राइट? मूछें आ गई है। एंड ऑल्सो हेयर जो है वो बॉयज की चेस्ट पे भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। Now next we have reaching mental, intellectual and emotional maturity. So adolescence is a time of significant change in how a person thinks. During this period, adolescents become more independent and self-conscious. They start to think more deeply and spend a lot of time considering various ideas and issues. So बच्चों अब हम जैसे ही adolescence की एज में पहुंचते हैं, so वहां पर ना हमारे mental, intellectual and emotional चीजों पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम लोग खुद को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम इस तरह से बाहर नहीं जा सकते, हमारे हाथ पे हेयर है, हम कैसे बाहर जाए। बॉयज को लगता है कि हमारे चेस्ट पे हेयर है, हमारी आवाज कैसी हो रही है, तो वो थोड़े से सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारे फेस पे एक्ने है, पिंपल है। सो इस टाइम पे ना हम लोग बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में सोच सोच के। सो दिस फेज ऑफन रिप्रेजेंट्स अ टाइम व्हेन द ब्रेन इज हाईली कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड एब्जॉर्बिंग न्यू इंफॉर्मेशन। हाउएवर
It is common for adolescents to feel insecure as they adjust to the changes happening in their bodies and minds. It is important to remember that feeling insecure is normal during this time. So now बच्चों, जो ये adolescence time period होता है ना, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है जहाँ पे हम लोग बहुत सारी नई चीजें जो है वो सीख सकते हैं. सो इस टाइम पे हम लोग ना थोड़े से इनसिक्योर भी हो जाते हैं कि हमारी बॉडीज में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, आर दे नॉर्मल और नॉट, क्योंकि हमको कोई बताने वाला नहीं होता कि हमारे साथ ये चीजें हो रही है एंड ये सबके साथ होती है. हमको लगता है कि खाली हमारे साथ तो नहीं हो रही है. सो इसलिए हम बहुत सारी चीजों को लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं. बट बच्चों रिमेंबर कि इस टाइम पे इनसिक्योर होना नॉर्मल होता है एंड इस टाइम पे हमारी बॉडी के साथ जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं वो भी एकदम नॉर्मल होते हैं, वो हर किसी के साथ होते हैं. So these changes are a natural part of growing up and there is no need to feel anxious about them. So बच्चों, अब ये जो changes है ये natural part होते हैं हमारी body का, यानी कि ये changes होना, इससे ये हमारी body का natural part है जिससे हम grow होंगे. So embracing these changes can lead to personal growth and development. Now, bachcho, next we have development of sex organs. So, at puberty, male sex organs or reproductive parts like testes and penis develop completely, and the testes also begin to produce sperm. अब बच्चों हम लोग already testes के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने penis के बारे में बात करी. So, puberty के टाइम पे जो male sex organs होते हैं, जैसे कि हमारे testes and penis, ये completely develop हो चुके होते हैं. And testes जो है वो sperm बनाना भी start कर देती है. So, in girls, the ovaries enlarge and eggs begins to mature. The ovaries start releasing mature eggs every month and this process is called evolution. So now बच्चों, अब बहुत बच्चों को पता है क्या लगता है कि ovaries जो है वो eggs बनाना start कर देती है. बट बच्चों ovaries के अंदर eggs जो है ना, वो जैसे ही एक girl born होती है तब से ही present होते हैं. So puberty के time पे होता क्या है, ये eggs जो है वो mature होने लग जाते हैं and mature होने के बाद ovaries इनको release कर देती है fallopian tube के अंदर. सो हर मंथ एक एग जो है वो रिलीज होता है, राइट. एंड ओवरी से एग का निकलना यही होता है ओव्यूलेशन. बट इस चीज को याद रखना कि एग्स जो है वो एक गर्ल की बॉडी में हमेशा से प्रेजेंट होते हैं जब से वो पैदा होती है, बट ये एग्स मेच्योर नहीं होते. सो प्यूबर्टी के टाइम पे ये एग्स मेच्योर होने लग जाते हैं. Now बच्चों next we have secondary sexual characteristics. So secondary sexual characteristics क्या है? So during puberty significant changes occur in the body that lead to the development of secondary sexual characters. These changes helps to distinguish males from females. So बच्चों puberty के time पे क्या होता है कि कुछ कुछ changes हमको देखने को मिलते हैं body के अंदर जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. सो ये चेंजेस जो है वो हेल्प करते हैं मेल एंड फीमेल को डिस्टिंग्विश करने में, उनको डिफरेंशिएट करने में. सो गर्ल्स के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, वाइल बॉयज के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो फेशियल हेयर है उसमें हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी, उनका बियर्ड आ सकता है, उनकी मूछें आ सकती है. सो एडिशनली बॉयज में नोटिस हेयर ग्रोथ ऑन देयर चेस्ट एंड इसके साथ साथ बॉयज को अपनी चेस्ट पे भी हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी. सो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ये एक्सपीरियंस करते हैं हेयर ग्रोथ अंडर द आर्म्स एंड इन द प्यूबिक रीजन. अब जो कॉमन हेयर ग्रोथ एरिया है वो क्या है, हेयर ग्रोथ दोनों ही लड़के और लड़की दोनों को आर्मपिट्स में देखने को मिल सकते हैं एंड प्यूबिक रीजन में. So these changes are initiated by sex hormones produced by reproductive organs. अब बच्चों ये changes एकदम से आते कैसे हैं, क्योंकि इनिशियली तो हमारे फेस पर बॉयज के फेस पर कोई बियर्ड नहीं होती है, राइट, हमारे प्यूबिक एरियाज पे कोई हेयर नहीं होते हैं. सो एकदम से ये चेंजेस कैसे आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन. अब ये सेक्स हार्मोन क्या होते हैं, सो इन बॉयज टेस्टिस जो है वो स्पर्म बनाने के साथ साथ एक हार्मोन भी रिलीज करती है जो कि क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन. सो ये टेस्टोस्टेरॉन ही रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ होने लग जाते हैं, वॉइस डीपर होने लग जाती है. सो टेस्टोस्टेरॉन जो है वो बॉयज के अंदर है. अब हम बात करते हैं गर्ल्स के अंदर. सो ओवरीज जो है वो एग रिलीज करने के साथ साथ एक और काम करती है क्या, कि वो एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन. एंड ये एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए एंड ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स के लिए. So now here we have role of hormones in initiating reproductive function. So hormones क्या है, hormones chemical messengers होते हैं and ये chemical messengers कौन रिलीज कर रहा है, हमारे endocrine glands. अब बच्चों ये जो chemicals है, ये hormones जो है ये हमारे blood के अंदर flow हो रहे होते हैं. So these hormones ये travel करते हैं and
ये ट्रैवल करते हैं एक स्पेसिफिक टारगेट साइट्स तक हमारी बॉडी के अंदर, जहां पे जाकर ये अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो कर सकते हैं। सो बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोला जाता है। क्यों इनको डक्टलेस ग्लैंड्स बोला जाता है? क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने हॉर्मोन्स को सीधा क्या करते हैं, ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं, किसी भी डक्ट के अंदर यानी कि किसी भी पाइप के अंदर रिलीज नहीं कर रहे, डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज कर रहे हैं। So now the testes and ovaries are primary reproductive organs that secrete sex hormone. अब बच्चों testes और ovaries क्या है? ये हमारे primary reproductive organ है जो कि sex hormones को release कर रहे हैं। और ये hormones किस चीज के लिए responsible है? They are responsible for developing male and female secondary sexual characteristics. So production of sex hormone इसको regulate कौन कर रहा है? So इसको regulate करता है हमारा pituitary gland जो कि हमारे brain के base पे present होता है। So अब ये pituitary gland जो है वो बहुत सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करवाता है, इंक्लूडिंग दोज दैट स्टिमुलेट द मैच्योरेशन ऑफ ओवा इन ओवरीज एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस। सो बहुत सारे हॉर्मोन्स को रिलीज कराने के साथ साथ ये कुछ ऐसे हॉर्मोन्स को भी रिलीज करवाता है जो कि हमारे ओवरीज के अंदर ओवा को मैच्योर करवाते हैं एंड टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्म करवाते हैं। So as adolescents grow through, they become capable of reproduction due to these hormonal changes. So now बच्चों, अब जैसे जैसे adolescents grow हो रहे होते हैं, so उनके वो capable हो जाते हैं reproduction करने के लिए, क्योंकि उनकी body के अंदर different hormonal changes हो रहे होते हैं. So now here we have fill in the blanks. So adolescence begins around the age of. So बच्चों हमको क्या करना है, हमको बताना है कि जो adolescence है वो start कब होता है. सो बच्चों हमको यहाँ पर क्या बताना है कि एडोलसेंस जो है वो स्टार्ट कब होता है. सो इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 11 years, राइट. The most noticeable changes during puberty is the sudden increase in what? Sudden increase in height, right? Now, during puberty, boys develop larger, which can be seen. So, puberty के टाइम पे boys का जो larger क्या होता है? Adam's apple, larger throat हो जाता है, right? तो हम उसको क्या बोलते हैं? Adam's apple. Now the testes begin to produce dash in boys during puberty. So puberty के time पे testes क्या produce करने लग जाती है? So testes produces sperms, right? And एक और चीज क्या? Testosterone hormone, right? Now next we have the male hormone responsible for changes during puberty and वो क्या है? Testosterone. So now bachcho, next we have reproductive phase of life in humans. So the reproductive phase of life in human beings begins during adolescence when individuals become capable of reproduction. So now बच्चों अब ये reproductive phase of life जो है वो start कब होता है? ये start होता है adolescence के time पे जब हम लोग capable हो जाते हैं reproduce करने के. So this capability arises as the testes in males and in the ovaries in females start to produce gametes. So the duration of this reproductive capacity varies between the sexes. So now बच्चों अब हमारे अंदर ये reproduction की कैपेबिलिटी आ कहाँ से जाती है? क्योंकि हमारी जो टेस्टिस और ओवरीज है ये गेमीट्स बनाना स्टार्ट कर देती है. So in females, the reproductive phase typically starts at puberty around the age of 10 to 12, last until approximately 45 to 50 years of age. So बच्चों अब गर्ल्स के अंदर जो ये reproduction की कैपेबिलिटी है ये स्टार्ट हो जाती है 10 से 12 years के अंदर में एंड ये कब तक चलती है? 45 to 50 years की एज तक. With the onset of puberty, ovaries जो है वो क्या मैच्योर करने लग जाती है? एग्स मैच्योर करने लग जाती है. So every 28 to 38 days वन ओवम, एक ओवम जो है वो मेच्योर होता है एंड ये रिलीज होता है ओवरी से. ड्यूरिंग दिस साइकिल द यूट्राइन वॉल्स, अब इस साइकिल के टाइम पे यूट्रस की जो वॉल्स है वो क्या करती है? वो अपने आप को थिक करने लग जाती है सो दैट कि वो एक फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव कर सके. क्योंकि बच्चों हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि फर्टिलाइज्ड एग जो है वो कहां पर जाकर इम्प्लांट होता है? यूट्रस की थिक लाइनिंग में, राइट. सो
इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, ये एग इम्प्लांट हो जाएगा एंड ये एग इम्प्लांट होने के बाद क्या होगा, वहीं पे यूट्रस की लाइनिंग में डेवलप होता जाएगा एंड इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी, राइट। बट अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि एग जो है वो हर बार फर्टिलाइज थोड़ी ना होगा, सो फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होती है, so release the released egg and the thickened lining of uterus along with its blood vessels. So अब अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, सो एग यूट्रस की थिक लाइनिंग एंड साथ में ब्लड वेसल्स जो है वो शेड होती है। सो दिस प्रोसेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। एंड मेंस्ट्रुएशन जो है वो हर 28 to 30 डेज बाद एक गर्ल के अंदर होती है। So the first menstrual flow marks the beginning of female's reproductive life. So अगर हम बात करते हैं सबसे पहले menstrual flow की, so वो फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर क्या करती है, एक बिगिनिंग सेट कर देती है कि अब हमारी फीमेल जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। एंड इसी प्रोसेस को, इस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोला जाता है, मेनार्क। इवेंचुअली अराउंड द एजेस ऑफ 45 to 50 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रुक जाती है एंड इसको क्या बोला जाता है, मेनोपॉज। सो नाउ बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी एक गर्ल को फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्क। एंड जब ये मेंस्ट्रुएशन 45 to 50 ईयर्स तक की एज में आकर रुक जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। So it is common for the menstrual cycle to be irregular initially as the body adjusts to these changes. The menstrual cycle is regulated by hormones encompassing the maturation and release of the egg, thickening of the uterine lining, and its breakdown if pregnancy does not occur. When fertilization occurs, the fertilized egg divides and implants in the uterus for further development. अब बच्चों, इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हम लोगों को गर्ल्स के अंदर इरेगुलर देखने को मिल सकती है, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर 28 to 30 डेज बाद किसी को मेंस्ट्रुएशन जो है वो हो जाए, क्योंकि हमारी गर्ल्स की बॉडी जो है वो एडजस्ट कर रही होती है इन डिफरेंट चेंजेस को। सो इसलिए इनिशियली ये सारी चीजें थोड़ी इरेगुलर हो सकती है। एंड होता क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, सो अब एग क्या करने लग जाता है, वो खुद को डिवाइड करेगा एंड इम्प्लांट कर लेता है यूट्रस की लाइनिंग में और फिर फर्दर वहीं पर डेवलप होता है। So now bachcho, here we have thought shower 1. So the growing bones, muscle and brains all have specific nutritional demands. How can we ensure teenagers are getting the building blocks they need? So now बच्चों, अब ग्रोइंग बोन्स हो, मसल्स हो, ब्रेन हो, हर किसी को एक स्पेसिफिक टाइप का न्यूट्रिशन जो है वो चाहिए होता है। सो एक टीनेजर जो है वो कैसे इंश्योर कर सकता है कि उसकी बॉडी को वो सारा सामान चाहिए जो कि उसको ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। सो बच्चों, इसलिए हम लोगों को एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए। हमारी डाइट के अंदर कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए। सो इस तरह से हम लोग हमारी पूरी बॉडी को रिक्वायर्ड चीजें जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। So now bachcho, next we have, how is the sex of the baby determined? So sex of the baby is determined at the moment of fertilization. Inside the fertilized egg known as zygote, there is genetic information that dictates whether the baby will be a boy or girl. This information is encoded in structures called chromosomes, which are found in the nucleus of every cell. सुना बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लाइक नॉट इन इंडिया, बट अगर हम बाहर की बात करें, सो इन फॉरेन कंट्रीज हम लोगों को बेबी बॉर्न होने से पहले ही पता लग जाता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, राइट। एंड उसी को हम लोग बेबी शावर भी बोलते हैं। बट इंडिया में ये चीज जो है वो बैन है। सो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोगों को ये पता लग जाता है कि कोई भी जो हमारा बेबी है वो गर्ल बॉर्न होगा या बॉय बॉर्न होगा बिफोर इट्स बर्थ, सो वो हम कैसे पता लगा पाते हैं, बाय अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ देयर क्रोमोसोम। एंड ये क्रोमोसोम जो है वो हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो ह्यूमंस के पास टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम का मतलब कि टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। सो इस 23 पेयर्स के अंदर से हमारे पास 2 सेक्स हार्मोन होते हैं, यानी कि हमारे पास एक पेयर होता है सेक्स हार्मोन का। सो इस 2 सेक्स हार्मोन में हमारे पास एक होता है एक्स एंड एक होता है वाई। सो फीमेल्स के पास 2x क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि मैं एक फीमेल हूं तो मेरे पास 2x क्रोमोसोम्स होंगे। सो 2x क्रोमोसोम्स को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, XX। वाइल अगर हम बात करें एक मेल की, सो अगर हमारे आसपास कोई भी मेल है, सो उसके पास कौन से क्रोमोसोम होने वाले हैं, X एंड Y। सो इसका मतलब XY। सो when it comes to reproduction, the gametes यानी कि sperm from the male and egg from the female, इनके पास क्या होते हैं, इनके पास only one set of chromosome ही होते हैं। So now बच्चों, अब
यहाँ पर द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज कंटेन वन एक्स क्रोमोसोम। अब ना बच्चों यहाँ पर एक चीज सोचो कि फीमेल के पास तो हमेशा एक्स एक्स ही है, सो इसका मतलब वो आगे भी क्या पास ऑन कर सकती है, एक्स ही पास ऑन कर सकती है, राइट। अब हम बात करते हैं मेल की। आप लोग यहाँ पर देखो मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम है। सो अब ये मेल जो है वो या तो एक्स पास कर सकता है या फिर वाई पास कर सकता है। बच्चों यहाँ पर एक चीज याद रखना कि कोई भी मेल और फीमेल जो है वो एक ही सेक्स क्रोमोसोम को आगे पास ऑन करता है, वो दो को पास ऑन नहीं करता। सो इसलिए फीमेल तो हर बार एक्स ही देगी, बट डिपेंड करता है कि मेल के ऊपर कि वो एक्स पास ऑन करेगा या वाई पास ऑन करेगा। However, sperm can be of two types। अब हमारे पास दो टाइप्स के स्पर्म है, एक स्पर्म जो कि एक्स क्रोमोसोम कैरी करेगा, while अदर जो है वो वाई कैरी कर सकता है। सो व्हेन अ स्पर्म कैरिंग एन एक्स क्रोमोसोम, अगर वो फर्टिलाइज करता है एक्स को, सो सोचो स्पर्म के पास भी एक्स है और एग के पास तो एक्स ही होता है, सो वो क्या बनाएगा, एक्स एक्स। सो अगर एक्स एक्स बनेगा तो इसका मतलब जो बेबी है वो क्या होने वाला है, वो फीमेल चाइल्ड होगा। कन्वर्सली अगर स्पर्म के पास वाई क्रोमोसोम है एंड वो फर्टिलाइज कर देगा एग को, सो हमारे पास स्पर्म के पास y है एंड एग के पास तो हमेशा x ही होता है, सो वो क्या बनेगा, एक्स वाई, एंड एक्स वाई क्या होता है, वो एक मेल चाइल्ड बनाता है। So now बच्चों here we have pick up more. So it is important to note that it is the sex chromosome from the father that determines the sex of unborn baby. So now बच्चों यहाँ से आपको क्या पता चला कि सेक्स जो है वो बना कौन रहा है, यानी कि फीमेल तो हमेशा एक्स ही देने वाली है हर बच्चे को, बट सेक्स ऑफ द बेबी वो डिसाइड कौन करेगा, वो फादर डिसाइड करेंगे कि फादर के पास कौन से स्पर्म है जो जाकर एग को फर्टिलाइज करेंगे। सो द बिलीव दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड इज अ मिसकंसेप्शन। Blaming her for the sex of the baby is unjustified, as it is the combination of chromosomes from both parents that ultimately decides the baby's sex. सो ना बच्चों अब होता क्या है कि पहले के टाइम पे ना फीमेल्स को ब्लेम किया जाता था कि वो बॉय नहीं दे पा रहे या फिर वो गर्ल नहीं दे पा रहे, बल्कि इसमें फीमेल का तो कोई रोल ही नहीं है। फीमेल चाहे इस दुनिया में कोई भी फीमेल है वो हर बेबी को एक्स ही देगी। सो नाउ रोल किसका है, रोल फादर का है कि फादर के पास कौन से क्रोमोसोम के स्पर्म होने वाले हैं। सो इसलिए पहले ये मिसकंसेप्शन था कि गर्ल जो है वो बॉय या फिर गर्ल चाइल्ड पैदा नहीं कर पा रही, बट इट इज बिकॉज ऑफ द बॉय, इट इज बिकॉज ऑफ द फादर कि उसका स्पर्म जो है वो क्या कैरी कर रहा है। So now बच्चों next we have myths, taboos, do's and don'ts. So understanding human reproduction involves addressing myths and taboos that shape beliefs. Here are some common misconceptions and truths behind them. So now बच्चों अभी अभी हम लोगों ने एक misconception के बारे में पढ़ा, राइट, कि पहले के लोगों को क्या लगता था कि it is the female parent जो कि responsible है बच्चे के सेक्स के लिए, राइट। बट अभी अभी हमको पता लगा, हमने जैसे ही स्ट्रक्चर पढ़ा, हम लोगों ने हमारी साइंस पढ़ी रिप्रोडक्शन की, सो हमें पता लगा कि नहीं, इट इज दी फादर जो कि रिस्पॉन्सिबल है बच्चे के सेक्स के लिए, राइट। सो इस तरीके के कुछ हम लोग मिथ्स पढ़ेंगे, कुछ टैबूज पढ़ेंगे एंड हम लोग रियलिटी पढ़ेंगे। सो कॉमन मिथ्स एंड टैबूज। फर्स्ट मिथ क्या है, अ फीमेल कैन नॉट कंसीव और गेट प्रेग्नेंट अप टू द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी। सो ना बच्चों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक मिथ ये है कि एक फीमेल जो है वो एक बेबी को डिलीवर करने के बाद 6 महीने तक कोई भी दूसरा बेबी कंसीव कर ही नहीं सकती, वो दोबारा प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। बट रियलिटी क्या है, अ न्यू मदर कैन कंसीव और गेट प्रेग्नेंट इवन आफ्टर द डिलीवरी, हाउएवर द चांसेस आर क्वाइट लो। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास कुछ केसेस है जिसमें एक मदर ने बेबी को डिलीवर किया एंड नेक्स्ट मंथ ही वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। सो ये क्या है, ये एक हमारे पास रियलिटी है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक फीमेल जो है वो एक बेबी को डिलीवर करने के बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स तक प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। हाँ, चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो हो ही नहीं सकता। नाउ नेक्स्ट मिथ क्या है, द मदर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। एंड हम लोगों ने अभी अभी देखा कि इट इज नॉट द मदर जो कि चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करती है, इट इज द फादर, क्योंकि फादर के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं एंड मदर तो हमेशा ही एक्स क्रोमोसोम देंगी। Now next we have girls should not work in the kitchen during menstruation. So now बच्चों अब एक मिथ ये भी है कि जब भी किसी लड़की को पीरियड्स हो रहे होते हैं, मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है, सो उस टाइम पे बोला जाता है कि उसको किचन में नहीं जाना चाहिए। सो रियलिटी क्या है कि मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल प्रोसेस है एंड डज नॉट प्रिवेंट अ गर्ल फ्रॉम परफॉर्मिंग डेली टास्क लाइक कुकिंग। अब बच्चों ये माना जाता है कि उस टाइम पे गर्ल जो है वो अनप्योर हो जाती है, इम्प्योर हो जाती है, सो इसलिए उसको किचन में नहीं जाना चाहिए। बट मेंस्ट्रुएशन तो एक नेचुरल प्रोसेस है,
है, राइट। एंड वो हर फीमेल को एवरी मंथ होगा। एंड ये है क्या, हम लोगों ने अभी देखा कि यूट्रस की थिक लाइनिंग है, राइट, एग है, देन हमारा उसी यूट्रस की लाइनिंग में जो ब्लड है वो ब्लड होता है, सो उसी में तो हमारा बेबी ग्रो होता है। सो हाउ इट इज इम्प्योर, राइट। सो इसलिए ये एक मिथ है, और मेंस्ट्रुएशन जो है वो किसी भी गर्ल को अपने डेली टास्क परफॉर्म करने से नहीं रोक सकता। नाउ नेक्स्ट वी हैव डूज एंड डोंट्स फॉर हेल्दी अंडरस्टैंडिंग। सो डू हमारे पास क्या है, एजुकेट योरसेल्फ एंड अदर्स अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमको शेयर करनी है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो कि चैलेंज कर सके मिथ्स को। देन हमको प्रमोट करना है ओपन डिस्कशन अबाउट प्यूबर्टी एंड सेक्सुअल हेल्थ। नाउ डोंट क्या है कि हमको कोई भी मिथ्स जो है वो एज फैक्ट्स एक्सेप्ट नहीं करने हैं, हमको हमारे पास कुछ एविडेंसेस होने चाहिए उन इंफॉर्मेशन के लिए। Then allow cultural beliefs to dictate understanding of bodily functions, then stigmatize individuals based on myths related to reproduction. Now here we have hormones other than sex hormone. So apart from sex hormone, हमारी body भी है जो कि कुछ hormones produce करती है with the help of endocrine system. So the production of all these hormones ये किसके अंदर आता है, pituitary gland के अंदर। and pituitary gland को ही हम लोग master gland भी बोलते हैं, क्योंकि वो ही सारे हॉर्मोन्स को रेगुलेट कर रहा होता है। सो ना बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो हमारी थ्रोट में प्रेजेंट होता है, एंड ये क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, थायरॉक्सिन। सो द हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म इन सेल्स। सो ना बच्चों, अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन किस चीज के लिए हेल्प आता है, ये हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म करवाता है। सो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, उससे क्या हो सकता है, गोइटर, इन विच थायराइड ग्लैंड्स जो है वो एनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव पैनक्रियास। सो पैनक्रियास ग्लैंड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज बिलो द चेस्ट नियर द स्टमक, एंड ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन जिसका नाम क्या होता है, इंसुलिन। सो इंसुलिन बच्चों क्या करता है, ये फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म करवा रहा होता है। एंड इंसुलिन हेल्प करता है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो लो रहे। और बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जिनके अंदर इंसुलिन की कमी होती है उनको क्या होता है, डायबिटीज, राइट। एंड डायबिटीज में हमारा शुगर लेवल जो है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन नहीं होता है उन लोगों के अंदर जो कि उस शुगर लेवल को डिक्रीज करवा सके। सो तभी उनको बाहर से इंसुलिन प्रोवाइड किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव एड्रिनल ग्लैंड। सो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारी किडनीज पे प्रेजेंट होता है, एंड ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन एड्रिनलिन। सो बच्चों एड्रिनलिन का काम क्या होता है, ये हमारी हार्ट रेट को, हमारी हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करवाता है, हमारी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड डायलेट करता है एयर पैसेजेस को, एंड मोबिलाइज करता है बॉडीज रिसोर्सेज को, सो दैट जब भी हमको स्ट्रेस होता है उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, राइट। वो सब किसकी वजह से होता है, क्योंकि स्ट्रेस के टाइम पे हार्मोन एड्रिनलिन ही रिलीज होता है। नेक्स्ट वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड। सो द पिट्यूटरी ग्लैंड ये सेक्रीट करते हैं हार्मोन जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, एंड ये रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ को, स्पेशली द बोन। सो ओवर सेक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन ये क्या करता है, ये एक्सेप्शनल इंक्रीज कर देता है लेंथ ऑफ अ पर्सन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिजांटिज्म। सो बच्चों ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, कि हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ करवाएगा। सो बच्चों अगर सोचो कि ये हार्मोन अगर एक्सेस में रिलीज हो गया, सो किसी पर्सन की हाइट बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, एंड इसी कंडीशन को बोला जाता है जिजांटिज्म। सिमिलरली अगर इस ग्रोथ हार्मोन का अंडर सेक्रीशन हो, यानी कि अगर ये कम सेक्रीट हो, सो इसकी वजह से क्या होता है, छोटी हाइट रह जाती है, एंड इसी को बोला जाता है ड्वार्फिज्म। सो बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास ये रहा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर। सो हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करी, पैनक्रियास के बारे में बात करी, हम लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करी। सो नाउ हियर वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग। सो यहाँ पे हमारा एम क्या है, टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ आयोडीन। सो इसके लिए हमको चाहिए क्या, हमको कुछ मैगजीन्स चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैगजीन्स और फ्रॉम डॉक्टर्स, एंड हम प्रिपेयर करेंगे एक नोट ऑन द importance of customized iodized salt. So you can also look for this information on the internet. So observation क्या आएगा, अगर लोगों के पास इनफ आयोडीन नहीं है उनकी डाइट के अंदर, सो उनको गोइटर होगा। एंड गोइटर क्यों होगा, क्योंकि उनकी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो अच्छे से रिलीज नहीं हो पाएगा। देन कंक्लूजन क्या है कि आयोडीन बहुत ज्यादा क्रूशियल है हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड के लिए, एंड इसीलिए क्या बोला जाता है कि हमारा सॉल्ट जो है वो आयोडाइज सॉल्ट होना चाहिए, हमारे सॉल्ट के अंदर आयोडीन होना चाहिए।
सो दैट हम लोगों को गोइटर ना हो। बच्चों गोइटर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों का जो ये नेक एरिया होता है ना वो बहुत ज्यादा सूज जाता है, बहुत ज्यादा सोलन हो जाता है, एंड इसी कंडीशन को हम लोग गोइटर बोलते हैं, जो कि थायरॉक्सिन की कमी की वजह से होता है। एंड ये थायरॉक्सिन की कमी की होती है क्योंकि हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन अदर ऑर्गेनिजम्स। सो अब हम लोग कुछ हॉर्मोन्स जो है वो देखेंगे, एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। सो मेटामॉर्फोसिस हम लोगों ने हमारे लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब हमारा लार्वा किसके अंदर चेंज हो रहा होता है, अडल्ट के अंदर। सो बच्चों ये किसकी वजह से कंट्रोल होता है, ये इंसेक्ट हॉर्मोन्स की वजह से कंट्रोल होता है। सो इन फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन जिसका नाम क्या है, थायरॉक्सिन, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय थायरॉइड ग्लैंड। सो थायरॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करता है। सो थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन के लिए हमको प्रॉपर आयोडीन चाहिए। सो इफ वाटर इन विच द टैडपोल्स आर ग्रोइंग, अगर वहां पर सफिशिएंट आयोडीन नहीं है, सो टैडपोल्स जो है वो फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो मेंटेनिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एवरी इंडिविजुअल। सो हेल्थी बॉडी को क्या चाहिए, एक बैलेंस डाइट चाहिए, पर्सनल हाइजीन चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग एडोलेसेंस जब बॉडी जो है वो रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रही होती है। सो न्यूट्रिशनल नीड्स क्या होती है किसी भी एडोलेसेंट की। सो एडोलेसेंस एक क्रूशियल स्टेज है जिसको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, सिग्निफिकेंट ग्रोथ से। सो अब किसी भी एडोलेसेंस को एक बैलेंस डाइट चाहिए जिसके अंदर हमारे पास राइट प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन हो। फॉर एग्जाम्पल अ टिपिकल इंडियन मील, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर रोटी और राइस होते हैं, राइट। देन उसके अंदर हम लोगों को दाल देखने को मिलती है, वेजिटेबल्स होती है। सो एक ये टिपिकल इंडियन मील, इसको एक बैलेंस डाइट ही कंसीडर किया जाता है। एडिशनली मिल्क जो है वो भी एक कंप्लीट फूड है। फ्रूट्स जो है वो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। Now next we have iron. So iron is particularly important for what? Building blood, and adolescents should include iron-rich foods in their diet, जैसे कि leafy vegetables, jaggery, meat, citrus fruits and Indian gooseberry that is आंवला. So बच्चों अब जो जिस भी फूड के अंदर आयरन होता है वो हमारे अंदर ब्लड जो है वो बढ़ाता है। तभी बोला जाता है ना कि जिनके अंदर खून की कमी होती है सो उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, उनको फ्रूट्स खाने चाहिए, राइट। सो ऑल्दो जंक फूड लाइक चिप्स एंड पैकेट स्नैक्स ये टेस्टी हो सकते हैं, बट ये हमारी रेगुलर मील को रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि इन चिप्स के अंदर, इन जंक्स के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। Now next we have personal hygiene. So good personal hygiene ये vital है especially for teenagers. Everyone should take bath at least once a day. So हर किसी को पूरे दिन में एक बार नहाना चाहिए, and this is important because increased activity of sweat glands की वजह से हमारी बॉडी में odor जो है वो आ रही होती है। So daily washing and cleaning of all the body parts ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा essential है so that हमको कोई भी bacterial infections ना हो। Now girls उनको ज्यादा attention पे करनी पड़ती है during their मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड उनको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल का ट्रैक भी रखना पड़ता है, उनको प्रिपेयर रहना पड़ता है कि उनके पास हमेशा सैनिटरी नैपकिन्स हो। सो इट इज रिकमेंडेड कि हर गर्ल को पैड्स चेंज करने चाहिए एवरी 4 to 5 आवर्स में, एंड इट कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन इंडिविजुअल नीड्स। Now next we have physical exercise. So regular physical activity जैसे कि walking and playing outdoor games ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखते हैं। सो जितने भी यंग पीपल है उनको किस चीज में एंगेज रहना चाहिए, वॉक्स में, एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स में, सो दैट वो अपना वेलबींग मेंटेन करके रखे। नाउ नेक्स्ट वी हैव से नो टू ड्रग्स। सो एडोलेसेंस टाइम बच्चों एक कंफ्यूजिंग टाइम होता है, इसमें ना हम लोग बहुत सारी गलत हैबिट्स जो है वो भी एक्वायर कर लेते हैं। सो इसलिए हम लोगों को हार्मफुल सब्सटेंसेस को अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई सजेस्ट कर रहा है कि यूजिंग ड्रग्स वो रिलीफ देता है, सो हम लोगों को, यानी कि हम लोगों को बहुत लोग होते हैं ये चीज समझ बोलने वाले कि ड्रग्स कर लेते हैं, कुछ अल्कोहल कर लेते हैं, उससे स्ट्रेस कम हो जाता है। बट बच्चों हमेशा याद रखना कि हमको हमेशा ड्रग्स और अल्कोहल को नो ही बोलना है। एंड ड्रग्स ये जो है वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव होते हैं, जिससे क्या होता है कि हम उसके ऊपर ना डिपेंड हो जाते हैं। एंड अगर हम किसी भी ड्रग पे, अल्कोहल पे डिपेंड हुए, सो वो हमारी बॉडी को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हार्म ही पहुंचाने वाला है। सो इट इज क्रूशियल कि हम लोग अवेयर रहे सीरियस हेल्थ रिस्क के, सच एज एड्स जो कि किसकी वजह से होता है, HIV वायरस की वजह से। एंड वायरस ये कैसे ट्रांसमिट होता है, जब हम सिरिंजेस शेयर करने लग जाते हैं ड्रग्स को इंजेक्ट करने के लिए। देन ये HIV वायरस जो है वो एक इन्फेक्टेड
स्प्रेड मदर से अपने बच्चे के अंदर भी जा सकता है, क्योंकि मदर जब अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क पिलाती है सो उसके टाइम पे ये सारी चीजें ट्रांसफर हो सकती है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये इन्फेक्ट ये जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। सो स्टेइंग इन्फॉर्म्ड एंड मेकिंग हेल्दी चॉइसेस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। सो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी वो भी एक क्रिटिकल इशू होता है, स्पेशली सिंस द लीगल मैरिज एज इन इंडिया वो क्या है 18 ईयर्स है गर्ल्स के लिए एंड 21 ईयर्स है बॉयज के लिए। सो इसलिए यंग मदर्स यानी कि अगर कोई 18 ईयर्स से कम की एज में प्रेग्नेंट हो जाते हैं सो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से मेच्योर नहीं होते हैं, सो इसलिए उनको बहुत सारे इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ते हैं। सो यंग मदर्स ऑफन फेस सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क, क्योंकि उनकी बॉडीज जो है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं जैसे कि अनीमिया एंड लो बर्थ वेट। मोर ओवर इमोशनल चेंजेस जो कि अर्ली मदरहुड में होते हैं उसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है एंड बहुत सारे टीनेजर्स मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं होते हैं। एडिशनली अर्ली मैरिज एंड मदरहुड लिमिट एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग वुमेन, ट्रैपिंग देम इन साइकिल ऑफ पॉवर्टी। सो ना बच्चों आपको हमेशा याद रखना है कि मैरिज एज इंडिया में गर्ल्स के लिए 18 है एंड बॉयज के लिए 21 है। सो इट इज एसेंशियल टू रेज अवेयरनेस कि हम लोगों को मैरिज जो है वो डिले करनी है एंड मदरहुड को भी डिले करना है जब तक एक इंडिविजुअल फिजिकली एंड इमोशनली पूरी तरीके से फिट नहीं होता। सो ना बच्चों हियर वी हैव पिकअप मोर। सो सब्सटेंस अब्यूज एक ये सीरियस प्रॉब्लम है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट यू आर नॉट अलोन। If you or someone is is struggling with substance abuse, school can be a safe space to talk about it and get help. There are many resources available to help you, including counselors, teachers and support groups. Do not be afraid to reach out for help if you need it. So now बच्चों अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे आसपास कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है या फिर उससे परेशान है, सो हमको हमेशा हमारे स्कूल्स में काउंसलर से, टीचर से इन सब के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी से हेल्प मांगेंगे ही नहीं तब तक कोई भी हमारी हेल्प करेगा नहीं। सो नाउ here we have hands on learning. So हमारा एम क्या है यहाँ पे, टू ऑब्जर्व द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। इसके लिए हमको मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, अ पेन एंड अ पेपर। सो मेथड क्या है, हमको कलेक्ट करना है डेटा ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास जो कि रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, एंड दूसरा डेटा हमको क्या चाहिए, उन बच्चों का जो कि रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते हैं। देन हमको बेनिफिट्स देखने हैं रेगुलर एक्सरसाइजिंग के। सो ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, यू विल नोटिस अ मेजर डिफरेंस इन देयर फिटनेस एंड हेल्थ। चिल्ड्रन जो कि रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं वो फिट रहते हैं, एंड कंक्लूजन क्या है कि एक्सरसाइज हमको हेल्दी रखता है। सो नाउ बच्चों हियर वी हैव रैप अप। सो हम लोगों ने देखा कि कुछ चेंजेस जो है वो होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड विच इज द पीरियड लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। राइट नाउ एडोलेसेंस जो है वो कब स्टार्ट होता है, एट द एज ऑफ 11 एंड ये कब तक चलता है, टिल द एज ऑफ 18 और 19 ईयर्स ओल्ड। एंड एडोलेसेंस में हम लोग चाइल्डहुड से अडल्टहुड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड हम लोगों को बहुत सारे फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि एकदम से हाइट इंक्रीज हो जाती है, हमारा बॉडी शेप चेंज होता है। सो बॉयज के अंदर टिपिकली शोल्डर्स जो है वो ब्रॉड हो जाते हैं, फेशियल हेयर्स आने लग जाते हैं, वेयर एज गर्ल्स के अंदर हमको बॉडी शेप के अंदर चेंज देखने को मिलता है एंड उनके हिप्स वाइडर हो जाते हैं एंड ब्रेस्ट डेवलप होते हैं। सो वॉइस चेंजेस जो है वो होती है बॉयज के अंदर, जिसमें हम लोगों को लैरिंग्स की डेवलपमेंट देखने को मिलती है, एडम्स एप्पल हम लोग देख सकते हैं, एंड वॉइस जो है वो डीप हो जाती है। देन हॉर्मोन्स जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन दीज चेंजेस। टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन जो है वो प्राइमरी हॉर्मोन्स है जिसकी वजह से हम लोगों को ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। देन प्यूबर्टी जो है वो एक ऑनसेट शो कर देती है कि अब कोई पर्सन जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। मेल्स के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं एंड फीमेल्स के अंदर एग्स। रिप्रोडक्टिव फेज जो एक फीमेल के अंदर है वो कब तक लास्ट करता है, वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है एंड इट लास्ट टिल मेनोपॉज, दैट इज एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इन फीमेल्स, उनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर एग मेचुरेशन होता है, देन रिलीज होता है, एंड ये सारी चीजें कैसे रेगुलेट होती है, बाय हार्मोन्स, एंड इट अकर्स अप्रोक्सीमेटली एवरी 28 to 30 डेज। सो सेक्स ऑफ अ बेबी वो कैसे डिटरमाइन होता है, बाय द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। अगर एग का अगर जाइगोट का क्रोमोसोम XX है सो दैट विल बी अ गर्ल, अगर XY है सो दैट विल बी अ बॉय। So now, Bachcha, on the basis of the chapter, you have this exercise over here in which you have few questions. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. So now I'm going to meet you in the next class. Till then, take care. Bye-bye.